नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में हुए इन्वेस्टर्स समिट में सरकार ने जो लक्ष्य रखा था उससे ज्यादा का एमओयू हुआ है। इन्वेस्टर्स समिट के समाप्ति के बाद भी सरकार इन्वेस्टमेंट को ग्राउंडिंग पर लाने के लिए प्रयासरत है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम ऐसे सेक्टरों को प्राथमिकता देंगे जिससे उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिल सके। इसके साथ उन्होंने कहा कि वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं जिससे से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में हो सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट तो समाप्त हो गया है, लेकिन सरकार का काम अब शुरू हुआ है। अभी इन्वेस्टर समिट का जिस दिन हमारा समारोह हुआ था, इन्वेस्टर समिट हुई थी, उस दिन हमने लगभग 44,000 करोड़ रुपए के जो ग्राउंडिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के हमारे निवेशकों के साथ करार हुए हैं। अन्य भी बहुत सारे प्रस्ताव हमको मिले हुए हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हम सभी को ग्राउंडिंग जहाँ जहाँ भी हमारी आवश्यकता है, जहाँ पर उद्योग लग सकते हैं, अन्य प्रकार की एक्टिविटी हो सकती है, उन सभी कामों को लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, लगातार समीक्षा करेंगे जिससे कि वो धरातल पर उतरे और जो हमारे राज्य के लिए ज़्यादा लाभकारी होंगे या राज्य की आजीविका को बढ़ाने के लिए, राज्य के व्यापार उद्योग को बढ़ाने के लिए, यहाँ के रोजगार सृजन में हमारे नौजवानों को, युवाओं को जिससे अधिकतम रोजगार मिलेगा, उन सभी उद्योग समूहों को, इन्वेस्टमेंट वालों को हम प्राथमिकता देंगे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद के रूप में नए चेहरों पर विश्वास जताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 राज्यों के नवनियुक्त मुख्यमंत्रियों को बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत का निर्माण कर रहे हैं और जिन जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री का दायित्व मिला है वह अपने अपने राज्य में प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत और नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं और जो आज कल 2 दिनों में लगातार विधायक दल की बैठक में तीनों ही राज्यों में जिनको विधायक दल का आगे मुख्यमंत्री के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में, अन्य दायित्वों में जिनका चयन हुआ है या जिनको चुना गया है, मैं उन सभी को बधाई देता हूं। वो माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत और नए भारत के निर्माण में अपने अपने राज्यों में कुशलतापूर्वक नेतृत्व करेंगे और अपने राज्य को आगे ले जाएंगे, देश को भी आगे ले जाने में सहयोग प्रदान करेंगे। तो वहीं धामी सरकार ने पीआरडी जवानों से कुत्ता घुमाने और बर्तन मंजवाने के आरोपों पर जांच बढ़ा दी है। युवा कल्याण निदेशालय ने देहरादून के जिला युवा कल्याण अधिकारी को इस मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। वहीं इस मामले में राज्य की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि इस मामले की जांच कराई जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद सरकार फैसला लेगी। आपको बता दें, प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के मौके पर पीआरडी के कुछ जवानों ने उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उनका आरोप था कि पीआरडी जवानों से अधिकारी 24-24 घंटे काम कराते हैं। अधिकारी घर पर बर्तन मंजवाने के साथ ही कुत्ता घुमाने और घर के निजी काम भी कराते हैं। पीआरडी के कुछ जवानों ने इसकी शिकायत सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी की थी। जांच चल रही है कि यदि इस प्रकार का कार्य कहीं पर जिस निमित्त उनके नियुक्ति हुई है उस निमित्त उनका उपयोग होने के बजाय किसी और कार्य के लिए उनका उपयोग किया जा रहा है जो कि उनके सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो उसको भी परीक्षण किया जा रहा है और इस प्रकार की चीज यदि पाई गई तो निश्चित रूप से उनके हित में हम लोग निर्णय लेंगे। आयकर विभाग द्वारा राज्यसभा सांसद धीरज साहू से बरामद किए गए करोड़ मामले में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कानून अपना काम कर रहा है। मथुरा दत्त ने कहा कि जो भी कानून के तहत कार्रवाई होगी उसका कांग्रेस स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा रही है। राशि बरामद हुई है वो कानून अपना काम कर रहा है और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी और कानून के तहत उस कार्रवाई का हम स्वागत करेंगे। भ्रष्टाचार में हम किसी को बचाना नहीं चाहते। कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है और सरकार स्वतंत्र है। जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई उसमें होनी चाहिए। राशि
प्रदेश कांग्रेस कमेटी पचवा दून के जिलाध्यक्ष ने लक्ष्मी कपरुआन अग्रवाल भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। विकासनगर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने भाजपा सरकार को भ्रष्ट सरकार करार दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिन विपक्ष के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, जब वो नेता भाजपा में शामिल होते हैं तो वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं और सीबीआई, ईडी भी उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करती है। कहना है कि भाजपा की जो पास जो निर्मल पवित्र जो उनकी गंगा है, उनको वो भ्रष्टाचारी नेता जो विपक्ष में रहते हैं, जब वो विपक्ष में होते हैं तो भाजपा उन पे निशाना साधती है, उन पे आरोप लगाती है कि इन्होंने इन नेताओं ने बहुत बड़े घोटाले किए हैं, भ्रष्टाचारी हैं, या इन पे आरोप लगाए तमाम। लेकिन जैसे ही वो नेता, जैसे ही वो मंत्री भाजपा में शामिल होते हैं, भाजपा की जो गंगा में डुबकी लगाते हैं, वो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं, बिल्कुल क्लीन चिट उनको मिल जाती है। तो भाजपा के पास जो वॉशिंग मशीन है, जो पाउडर है उसमें डालने वाला, वो हम सबको भी पता चले, जनता भी जानना चाहती है कि कौन सी ऐसी चीज़ है भाजपा के पास कि जो उनको पहले जो दूर से देखते हैं विपक्ष के नेताओं को, उनको भ्रष्टाचारी नजर आते हैं, लेकिन अपने पास शामिल होते ही उनके वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं, उन पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई रुक जाती है, उनकी जांचें रुक जाती है, उनकी फाइल रुक जाती है। तो तमाम ऐसे मंत्री हैं और वो फिर अब तो नेता जो हैं वो दूसरी पार्टी के वो भाजपा में शामिल होते हैं और उसके बाद शामिल होने के बाद जब उनको पता है कि हमें क्लीन चिट मिल गई सीबीआई से, ईडी से, हम आरोप मुक्त हो गए, वो भाजपा का दामन छोड़ देते हैं। तो भाजपा जो है वो अब सिर्फ ऐसी पार्टी रह गई है कि लोग अपने पाप धोने आते, पाप धो गए वो निकल जाते हैं वहां से। आज क्या अहम मुद्दे आप लेंगे? देखिए, सबसे अहम मुद्दा यही है कि आज भ्रष्टाचार भाजपा में चरम सीमा पे है, लेकिन भाजपा को अपना भ्रष्टाचार नहीं दिखता। भाजपा को विपक्ष में जो विपक्षी दल है उनके नेताओं का भ्रष्टाचार दिखता है और वो कहते हैं कि आओ हमारी पार्टी में आओ और हमारी पार्टी में ज्वाइन करके तुम्हारे जो भ्रष्टाचार मुक्त और पाप मुक्त तुम हो जाओगे। तो हमारा यही कहना है भाजपा से कि ऐसे कौन से वो हैं कि कौन सी चीज आपके पास है कि जो विपक्ष में रह के नेताओं को आपको दिखते, लेकिन आपकी पार्टी में शामिल होते ही वो नेता बिल्कुल दूध के धुले हुए हो जाते हैं। नहीं, क्यों नहीं हो रहा? सड़कों पे आंदोलन हो रहे, बिल्कुल। आप हमारे धरने प्रदर्शन लगातार इस पे चलते रहते हैं, हमारी पीसी चलती रहती है, अभी अध्यक्ष जी ने भी करी और तमाम पहले तो प्रदेश स्तर पे होते, अब तो हमने गांव अपने जिले वाइज इस चीज को हम लेके जा रहे हैं और जिले के बाद हम बूथ स्तर तक लोगों के बीच इस चीज को लेके जाएंगे और जनता का जो चेहरा है उसको बेनकाब करने का काम करेंगे। जो ये मुखौटा है इनके पीछे, इनका चेहरा कुछ और है, ये मुखौटा जो लगा है उस मुखौटे को निकालने का काम जो है कांग्रेस पार्टी के सिपाही करेंगे। इधर जसपुर क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में डॉक्टर द्वारा चतुर्थ श्रेणी के साथ अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है। डॉक्टर के अभद्र व्यवहार के विरोध में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने डॉक्टर के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने इसके विरोध में आज धरना प्रदर्शन कर डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। हमारी मांग ये है सर, हम रात अब डॉक्टर सर्जन डॉक्टर पुनीत बंसल के साथ मैं वार्ड बॉय अकरम गाजी और मेरे सहपाठी रवि कुमार जी सफाई कर्मचारी ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी के उपरांत सर 2 मरीज आते हैं और इनके साथ हमारा है, हम अपना ड्यूटी सहानुभूतिपूर्वक कर रहे थे। डॉक्टर साहब के साथ हमारा गलत व्यवहार हुआ और हमसे कहा कि आप जाइए, बाहर जाइए, मैं सारा कार्य अपना आप कर लूँगा और कुछ गलत भाषा का भी हमारे साथ प्रयोग किया गया है, तो हम बाहर आ गए सर। बस यही हमारी मांग है कि हमारे साथ अच्छा प्रयोग किया जाए और अच्छी भाषा का प्रयोग करें। हम दोनों कर्मचारी है, मैं अकरम गाजी, श्री रवि कुमार जी हमारे परिवार मित्र। हमारे साथ ड्यूटी के उपरांत सही व्यवहार किया जाए, बाकी उनसे हमारी कोई नाराजगी नहीं है सर। हमारा स्टाफ हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, इनके साथ अक्सर सर हमारे साथ यही व्यवहार होता है। कोई भी कर्मचारी है, फार्मासिस्ट है प्लस कुछ भी है, बाकी हमारे साथ स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट संघ जी भी हमारा साथ दे रहे हैं। तो हमारी मांग पूरी नहीं होगी, डॉक्टर साहब हम तो माफी नहीं मांगेंगे दोनों कर्मचारी अकरम गाजी और श्री रवि कुमार जी से, सभी के सामने सर। जी सर, यही हमारी मांग है। डॉक्टर साहब अपनी गलती माने और माफी मांगे, तभी हम कार्य पे जाएंगे, तब तक हमारा कार्य बहिष्कार रहेगा सर। भट्ट फार्मासिस्ट सीएससी जसपुर में कार्यरत हूँ। क्लास 3 भी हैं कि हमारे डॉक्टर साहब का थोड़ा सा एक व्यवहार थोड़ा कर्मचारियों के साथ अच्छा नहीं रहता है, तो उसी के विरोध में धरने पर बैठे हैं। ड्यूटी पे मैं तो नहीं था, पर हमेशा थोड़ा सा भावुक और इरिटेटेड रहते हैं। अब इमरजेंसी में इरिटेट होकर तो हम मरीज के साथ काम नहीं कर सकते हैं, वहाँ तो पोलाइट होकर काम करना पड़ता है। नहीं, जब तक ना हमारा इस समस्या का समाधान ना हो जाए हम धरना देंगे, कार्य का विरोध करेंगे। स्टाफ हमारा फार्मासिस्ट, समस्त स्टाफ हमारा स्टाफ नर्स, हमारा
बढ़ते आगे, देहरादून के हरावला क्षेत्र में मंदिर के बाहर पेशाब करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक नहीं है और इसका इलाज सिलकोई के मानसिक अस्पताल में चल रहा है। एसएसपी के मुताबिक आरोपी के परिजन अक्सर उसे घर में बंद करके रखते हैं। फिलहाल पुलिस ने मानसिक अस्पताल का सर्टिफिकेट लेकर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। हरा वाला क्षेत्र जहां पर मंदिर के बाहर एक आपत्तिजनक वीडियो मिला था। इसकी पूरा घटनाक्रम ये था कि रात्रि में 1 बजे के करीब एक व्यक्ति जो है वहां पर मंदिर के पास दिखाई देता है, जो पैदल था, और उसके बाद वहां पर उसके द्वारा बाथरूम की जाती है। फिर इसके बाद एक पत्थर उठाकर मारा जाता है। चूँकि यह घटनाक्रम की जानकारी सुबह जब पुजारी वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ देखते हैं ग्लास मतलब शीशा टूटा हुआ है मंदिर के पास वाला, तो उनके द्वारा फुटेज वगैरह कैमरे लगे थे, उसको चेक किया गया तो एक व्यक्ति इस तरह से आपत्तिजनक कृत्य करते हुए मिला। चूँकि मामला संवेदनशील इसलिए भी होता है कि धार्मिक स्थल के बाहर इस तरह का, कहीं भी धार्मिक स्थल के बाहर इस तरह का कृत्य किया जाता है तो संवेदनशील भी रहता है और कहीं ना कहीं इसको सांप्रदायिक रूप में देने की कोशिश हो जाती है। इसलिए तत्काल ही पूरे क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद सभी जगह के आसपास के सीसीटीवी फुटेज, चूँकि वहाँ नहीं थे, लेकिन आगे का बैक ट्रैक और पीछे करने पर हमें पता चला कि रात्रि में 3 बजे के करीब यह व्यक्ति डोईवाला बाजार में कहीं पैदल गली में जाते हुए दिखाई दिया। इसको देखते हुए ये पूरा अंदेशा था कि व्यक्ति किसी गाड़ी से और किसी उससे नहीं आया था और कहीं ना कहीं ये पैदल गया है तो कहीं ना कहीं लोकल ही होना चाहिए। इस पर तत्काल जो हमारी विभिन्न टीमें इसमें काम कर रही थी, इसमें खासकर हमने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार और बहुत सारे हमने लोकल लोगों को लगाया इसकी पहचान के लिए, चूँकि एक फुटेज में हमें चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। फुटेज के आधार पर सूचना आज प्राप्त हुई कि एक ऐसा ही व्यक्ति जो है मेव वाला क्षेत्र में देखा गया है। इस पर तत्काल हमारी टीमों ने, अलग अलग टीमों ने उस पूरे एरिया को कॉम्बिंग करके और घरों में जाकर पूछने से एक पता चला कि सद्दाम नाम का युवक है जो मेहुवाला में रहता है और इसका घर ट्रैक करते हुए पुलिस पहुंची और उसको वहां पर पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। जानकारी करने पर पता चला कि यह व्यक्ति जो है इसका सेला कोई मेंटल हॉस्पिटल से वहां से इलाज भी चल रहा है और उसका सर्टिफिकेट भी मेंटल विक्षिप्त होने का है। और साथ ही साथ आसपास के लोगों ने बताया और घर के परिवार के लोगों ने बताया कि ये इसको बांध के भी अक्सर रखते हैं, काफ़ी अग्रेसिव हो जाता है चूँकि इसका मानसिक लेवल ठीक नहीं है और इसका लगातार उपचाराधीन भी है। और इसके साथ ही वो बीच बीच में इस तरह से घर से अचानक से भाग जाता है और गायब हो जाता है। पूर्व में भी इस तरह के वो बीच में गायब हो गया है। समस्त घटनाक्रम और सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन और जो भी मेडिकल प्रपत्र दिए गए हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जो सद्दाम जो इसको अरेस्ट किया गया वो कहीं ना कहीं उसकी मतलब मानसिक विक्षिप्तता के कारण उसके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया। लेकिन फिर भी हमारी टीमों ने उससे गहनता से पूछताछ भी कर रही है और साथ ही साथ जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं प्रपत्र, उसका भी वेरिफिकेशन करके डॉक्टर्स के इसमें जानकारी करके बयान लिखे जाएंगे। लेकिन जिस तरह की फुटेज प्राप्त हुई थी, जो एक कृत्य दिखा गया था जिस पर मुकदमा दर्ज है, उसको लेते हुए उसको हिरासत में ले लिया गया, उसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। लेकिन यह चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ और लोगों से जो जानकारी और जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उससे ऐसा लगता है कि कहीं इस अभियुक्त का कहीं जानबूझकर इस तरह का कृत्य करने की बात नहीं आई है। लेकिन क्या उसकी मेंटल इलनेस है, क्या उसके किन परिस्थितियों में उसके द्वारा ऐसा किया गया है, ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय जो पूछताछ के उपरांत ही इसमें चीज़ें और सभी लोग से जानकारी के बाद क्लियर हो पाएंगी। तो वहीं विकासनगर ब्लॉक के ग्राम पंचायत पपड़ियान के अंतर्गत बाजरा लटी खेत गांव में मध्यरात्रि जयपाल सिंह पुत्र स्वर्गीय गोरखू के घर में अचानक आग लग गई, जिसने पूरी झोपड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। आग को देखकर ग्रामीणों ने इस बुझाने का प्रयास तो जरूर किया, लेकिन इतनी देर में झोपड़ी जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि जयपाल रात के समय में अपने घर पर अकेले सोया हुआ था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। गंभीर बीमारी से ग्रसित जयपाल ने स्थानीय प्रशासन व सरकार की मदद की गुहार लगाई है। सर, ये ऐसा हुआ कि शाम के टाइम घर पे कोई नहीं थे, बच्चे भी जा रखे थे, ये पहुंचा नहीं थे, बल्कि लड़का भी अपने मामा के यहाँ जा रखा था। अकेला था। मैंने शाम के टाइम खाना खुना बनाया, खाना खुना खाया, मैं लेट गया। अब सर ये नहीं पता लगा कि आग कैसे लगी और क्या हुआ। जब पूरा में आग घुस गई, फिर जाके मेरी थी अपनी नींद गई। तो कैसे निकले आप? फिर सर एक गद्दा खींच पाया मैं बाहर, बाकी कुछ नहीं बचा पाया। तो आपको पता लग गया था कि आग लग रही है? इधर से शुरुआत हुई, बाहर से ही। अच्छा जी। तो अब आपने गांव वालों को बुलाया? गाँव वाले क्या करते सर, आके बस ही नहीं चलाता कुछ। सब खत्म हो गया? सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा? सर ऊपर घास रखा होता तो घास पर तो इतनी भयंकर लगेगी। तो क्या चाहते हैं आप? सर अब आप लोगों का सहयोग चाहते हैं और क्या चाहना है सर? कुछ बचा ही नहीं? कुछ नहीं सर। राशन पानी भी प्रधान ने दे रखा फिलहाल के लिए। अच्छा, प्रधान जी ने दिया है? कुछ नहीं बचा सर हमारे पास। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? सर रहने सहने की व्यवस्था हो जाए अपना थोड़ा बहुत, बाकी और क्या
किसी ने सर। मैं अपने मायके गई हुई थी, त्यौहार का टाइम था, तो मैं और मेरा बेटा हम अपने मायके गए हुए थे। और यहाँ पे सिर्फ मेरे पति थे, वो भी बेचारे काफ़ी बीमार रहते हैं, कैंसर की प्रॉब्लम है सर उनको। तो अपने रहने सहने के लिए थोड़ी सी ऐसे झोंपड़पट्टी सी हमने बनाई थी, तो उसमें भी आग लगी, पता नहीं कैसे लगी। तो सामान खाना खुना बनाने के बाद ही लगी है, पर जो भी सामान था, बेड, कुर्सियाँ, जो भी थोड़ा बहुत हमने किया था, दिहाड़ी मजदूरी कर करके अपना थोड़ा सा था, सिलेंडर वगैरह जो भी कुछ था अपने घर में सामान थोड़ा थोड़ा सभी कुछ जोड़ा हुआ था, सब जल गया। तो क्या चाहते हैं आप लोग, ये सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? सरकार से जितने भी सरकार हमारी हेल्प कर सकते हैं उतनी हमारे लिए अच्छा ही होगा। थोड़ा सा रहने सहने के लिए अगर हमारी मदद कर दे सरकार तो बहुत ही अच्छा है। कुछ नहीं बचा अभी आपके पास? कुछ भी नहीं बचा है। राशन पत्तर कुछ भी नहीं, जो भी कुछ आटा चावल रखा हुआ था सब कुछ जल के राख हो गया है। बस थोड़ी सी हमारी हेल्प, जो हमारे गांव के प्रधान हैं उन्होंने थोड़ी सी हेल्प की, भाई थोड़ा सा सामान तुम भरवा लो जो भी तुम्हें चाहिए फिलहाल के लिए। सरकार तो पता नहीं कब तक करती है, पर थोड़ा सा उन्होंने अपने गांव से अपने घर से दिया है सर, तो इसलिए वो ही खा रहे हैं। अभी तिरपाल भी उन्होंने दिलाई, फिर दोबारा करके ये तिरपाल रखी हमने इसके ऊपर, ताकि थोड़ा बारिश से धूप से बचें। बाकी कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, बस इतना है कि जिंदगी बच गई हमारी, बाकी कुछ नहीं बचा। भारत सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का बसूरी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है। पिक्चर पैलेस के पास आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गरेला ने भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की योजनाओं से अवगत कराया गया और लाभार्थियों को मौके पर पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गरेला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत को लेकर कई योजनाएं बनाई गई हैं, आज जिसका लाभ आम आदमी को मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की योजनाएं आम लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो। 140 करोड़ लोगों का जीवन सहज हो, सरल हो, उनके जीवन में तमाम तरह की जो दुश्वारियाँ हैं वो दूर हों, उसके लिए तमाम प्रकार की योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, चाहे उसमें से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला कनेक्शन का विषय, चाहे गरीब को छत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आवास का विषय, चाहे सोलार पैनल के विस्तार का, रूफटॉप सोलर पैनल की व्यवस्था का विषय, चाहे रूफ गार्डनिंग का विषय, तमाम प्रकार की जो योजनाएं हैं सरकार के यह अलग अलग क्षेत्रों में यात्रा जा रही है। सारे विभाग कर्मचारी एक जगह बैठकर लोगों को बाकी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। कई बार होता है कि योजनाओं का ही पात्र तक पहुंचे, सरकार के प्रयास हैं। एक बार हम सामूहिक रूप से, सामाजिक रूप से इस यात्रा के माध्यम से, अब यहाँ पर बैठे हैं हम पिक्चर पैलेस के इस खुले ग्राउंड में, यहाँ पर आने जाने वाला हर व्यक्ति उसको देख रहा है कि कोई एक्टिविटी हो रही तो देख रहा है, यहाँ पे खड़ा हो रहा है स्टॉलों के अंदर। अभी कई मैं सारे स्टॉलों का मैंने निरीक्षण किया तो उसमें बहुत सारे लोग पंजीकरण करा रहे हैं। मसूरी में 2-3 स्थानों पर ये यात्रा जाने वाली है, आगे भी 24 जनवरी की यात्रा चलती रहेगी। और हमारा उद्देश्य यही है कि जिस पात्र के लिए जो योजना बनाई गई है, जिस व्यक्ति के लिए जो योजना डिजाइन की गई है, उस योजना का क्रियान्वयन उस पात्र को पहुँच सके। लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं, किस तरीके से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तराखंड है काफ़ी अहम भूमिका रहती है लोकसभा चुनाव में, किस तरीके से देखते हैं? कोई संदेह नहीं है, लोकसभा चुनाव को देखने का सीधा है कि 2024 में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पुनः शपथ लेने वाले हैं। देश में विकसित भारत का सपना है, उनका पूरा होगा।
141 करोड़ लोगों की दुश्वारियाँ परेशानियाँ दूर करने का जो सपना है उनका वो पूरा होगा। सही नहीं है कि उत्तराखंड यही होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के 2 कार्यक्रम नगर पालिका मसूरी को मिले थे और इसमें एक ये पिक्चर पैलेस पे था और एक कार्यक्रम हमारा 2 बजे से लाइब्रेरी चौक पे है। इसमें जितने भी भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ जन सामान्य को मिले, जिसके लिए स्टॉल लगाया गया है और करीब 8-10 विभागों द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया। यहाँ पे जानकारी दी गई और ये जो विकसित भारत की यात्रा रथ है इसका लोगों ने इसमें देखा कि कौन कौन सी योजनाएं भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है और उनका लाभ किस तरह से लिया। जो ये विकसित भारत यात्रा जो है ये कहाँ तक घूमेगी, कौन ये तो पूरे ग्रामीण क्षेत्र और पूरे शहरी क्षेत्रों में जितने भी हैं पूरे हिंदुस्तान में ये यात्रा चल रही है और उत्तराखंड की हर ग्राम सभा और हर नगर निकाय में ये जाए। भारतीय जनता पार्टी सरकार का हमेशा एक लक्ष्य रहा है कि हर लाभार्थी को उसकी योजनाओं का उससे लाभ मिले। कोई भी देश का नागरिक जो उस कैटेगरी में आता है वो वंचित ना रहे। इसी के लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा हर गांव हर शहर में निकाली जा रही है। अभी 10 दिन पहले मेरे गांव में ये यात्रा निकली थी। वहाँ भी हमने उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन बांटे थे, आयुष्मान कार्ड बनवाए थे, कृषि यंत्र बांटे थे। हर जितनी भी अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो जनता के द्वार तक पहुंचे। इसका मेन संकल्प यही है कि 2047 तक भारत विकसित देशों की लाइन में खड़ा रहे। कोई भी भारत का लाभार्थी ऐसा वंचित ना रहे कि जो किसी भी योजना से वंचित रहे। यही संकल्प है मोदी जी का, यही सपना है कि विकसित भारत बनाना है 2047 तक। कब तक ये संकल्प यात्रा जारी रहेगी? देखिए लगभग अभी 26 जनवरी तक ये यात्राएं निकल रही है। हर गांव हर शहर हर कस्बे तक ये पहुंचेगी। मसूरी शहर में आज 2 जगह ये यात्रा रखी गई है। अभी सुबह के समय ये लंडोर वाला क्षेत्र है और लगभग 2 बजे के बाद ये यात्रा किताबघर में होगी। तो हमारा भी निवेदन भी है और हमने इसका सारा एडवर्टाइजमेंट भी किया है कि सभी लाभार्थी वहाँ पहुँचे जो उस कैटेगरी में आता है। जो कोई भी लाभार्थी किसी लाभ को लेकर वंचित ना रहे। जो जिसे उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं मिला उसे उज्ज्वला का कनेक्शन मिल जाएगा। जिसे का आयुष्मान कार्ड नहीं मिला उसे आयुष्मान कार्ड मिल जाएगा। हर प्रकार की योजनाएं यहाँ पे उपस्थित है और सारे विभाग के अधिकारी यहाँ पे हैं और सारे विभाग के अधिकारी सहयोग कर रहे हैं। लोगों को लाभ मिल रहा है। तो वहीं दूर अस्पताल में जल्द ही एड्स और HIV के मरीजों की सहूलियत के लिए एंट्री रेट्रो वायरल थेरेपी यानी कि ART सेंटर खोला जाएगा। इस केंद्र में HIV और एड्स के मरीजों का इलाज होगा। इसके लिए दून हॉस्पिटल के प्रशासन ने तैयारियां भी पूरी कर ली है। इसी को लेकर दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि HIV एड्स के मरीजों की सुविधा के लिए ART सेंटर खोला जाएगा, जिसके लिए हमने अपना पूरा काम कर लिया है। उन्होंने बताया कि मेडिसिन OPD में 2 से 3 लोग दिए जाएंगे, जहां पर मेडिकल ऑफिसर, नर्स व संबंधित स्टाफ बैठ सके। उन्होंने कहा कि यहां आ रहे मरीजों को अस्पतालों के अंदर ही ये सुविधा मिल सकेगी, इसलिए ART सेंटर खोला जा रहा है। बिल्कुल, पहले ART सेंटर हमारे यहाँ था, लेकिन कोविड के नाते इसको कोरोनेशन हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद अब ये दोबारा हमारे यहाँ बहुत ही जल्दी, उम्मीद करता हूँ कि इसी हफ्ते या फिर अगले सोमवार तक हम लोग इसको शुरू कर पाएंगे। इसके लिए हमने जगह आइडेंटिफाई कर ली है। तो आपने अगर मेडिसिन OPD 3rd फ्लोर पर है तो उसके लिए 2 या 3 रूम वहाँ कर दिए गए हैं और उसमें आज फर्नीचर और मैन पावर भी नोटिफाई कर दी गई है। तो इसमें एक बार हमारे जो मरीज आते हैं यहाँ HIV और एड्स के, उन लोग के लिए यहीं पर दवाइयाँ देना हमारे लिए एक सुविधा हो जाएगी। और ये बहुत ही एक मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर अल्टीमेटली उत्तराखंड का सबसे बड़ा ART सेंटर डेवलप हो सकता है। इसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। सर, अमूमन अगर हम बात करते हैं तो HIV एड्स के कितने मरीज दून हॉस्पिटल में आते हैं और क्या लगता है ART सेंटर बनने के बाद कितना? देखिए बिल्कुल, जो मुझे नंबर मालूम पड़ा है तो इसमें लगभग 30 से 40 नए और पुराने मरीज डेली यहाँ आएंगे और उन सब लोगों के लिए जो अभी तक कोरोनेशन अस्पताल जाना पड़ता था वो सुविधा यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा मरीजों के लिए सहायक होगा। वहीं देहरादून वासियों को जल्द नई बसों की सौगात मिलने जा रही है। RTO देहरादून सुनील शर्मा के अनुसार सरकार देहरादून की सड़कों से पुरानी बसों को हटाकर नई हाई क्वालिटी बस संचालित की योजना बना रहा है, ताकि लोग निजी वाहनों का उपयोग कम से कम करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ताकि ट्रैफिक और प्रदूषण भी समस्या का समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि 10 नए रूटों पर भी बसों का ही संचालन होगा।
देखिए, देहरादून में जो ट्रैफिक कॉन्जेशन की समस्या है या फिर पॉल्यूशन की समस्या है, उसको देखते हुए आरटीए द्वारा ये पिछले साल भर से ये प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट किया जाए, जिससे कि प्राइवेट गाड़ियाँ जो बहुत ज़्यादा सड़कों पर आ रही हैं उससे जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। उसके अंतर्गत अब तक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए 9 रूटों पर 180 सिटी बस हमारी संचालित हो रही हैं। नए प्लान के अंतर्गत हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो पुरानी सिटी बसेस हैं उनकी जगह हम नई हाई क्वालिटी की बसेस चलाएं और उनको 10 रूटों पर संचालित किया जाए, जिससे कि लोग हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग ज़्यादा करें और प्राइवेट गाड़ियों से इतना ज़्यादा उपयोग ना हो। इसके साथ साथ शहर की छोटी सड़कों में जहाँ पर कि पतले मार्ग हैं वहाँ पर भी हम लोग अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में छोटी बसेस चला रहे हैं, जो कि 13 सीटर हैं, जिन्हें आम भाषा में टाटा मैजिक कहा जाता है। एट प्रेजेंट वो 750 चल रही हैं और जो 34 रूटों पर चल रही हैं। इसके अलावा 10 नए रूटों का सृजन किया जा रहा है, जिससे कि और भी जो क्षेत्र जो बचे हुए हैं वहाँ पर इन वाहनों का संचालन हो सके और लोग इन वाहनों के माध्यम से भारी क्षेत्रों से मेन रोड पर या मेन जो देहरादून के मुख्य बाजार है वहाँ तक पहुँच सके। चलिए, उत्तराखंड की इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।